हेलो बच्चों, वेलकम टू द गैंग्स ऑफ टॉपर। मैं वापस आ चुका हूं, अभिषेक, आपका दोस्त, आपका भाई। और आज हम आ चुके हैं क्लास 9 की बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को लेकर, दैट इज सेल। ठीक है, वैसे मैं बता दूं कि आज जब मैं इस चैप्टर को शुरू कर रहा हूं सेल को, तो आज हम इसे बहुत ही अलग तरीके से स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं आपको वहां से शुरू करूंगा जहां से आपने सोचा भी नहीं होगा, बिल्कुल बायोलॉजी के बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन से ही मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपसे कनेक्ट कर सकूं। आप पूरी कोशिश करेंगे कि आप वीडियो को समझने पे ध्यान देंगे। वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा और समझने की पूरी कोशिश करिएगा। और जहां कहीं भी दिक्कत हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट में जरूर कहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि बायोलॉजी सीखे बहुत ही बेसिक और आसान भाषा में। यही बायोलॉजी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भैया बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं बायोलॉजी के अंदर, तो बहुत आसान भाषा में सीखेंगे तो उतना ही बेहतर होगा हमारे लिए। शुरू करें। चलिए नाउ स्टार्ट कर रहा हूं मैं। सबसे पहला यहां पे हमारे पास, चूंकि क्लास 9 का चैप्टर है ये, सेल है ना। शुरू कर रहा हूं मैं। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है यहां पे? सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या आपने कभी सोचा है कि सेल को फंडामेंटल यूनिट क्यों कहते हैं? कुछ तो खासियत होगी। फंडामेंटल आखिर क्यों कहा गया? फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल का बहुत सिंपल मतलब है कि बेसिक यूनिट। जैसे बिल्डिंग का फंडामेंटल क्या है? ब्रिक्स है, मोर्टार, आई मीन सीमेंट, मसाले वगैरह जो उसके होते हैं, ये सब क्या उसका फंडामेंटल है। सेम पूरी ऑर्गेनिज्म का जो सबसे बेसिक यूनिट है ना, वो है बच्चों सेल। किसी भी ऑर्गेनिज्म की सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है? सेल होती है। ठीक है ना। और इतना ही नहीं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल के तो बने हैं ही। उसकी बॉडी में जितने काम होते हैं, ऑल द फंक्शंस, वो सारे फंक्शन को परफॉर्म कौन करता है? सेल करता है। ओके, तो मैं क्या कहूंगा, अगर सवाल कोई पूछ दे, व्हाई इज सेल कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? आखिर सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा गया? बहुत सिंपल सी बात है। ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल। जितने भी जीव हैं वो किसके बने हैं? सेल के बने हैं। एंड ऑल द फंक्शंस परफॉर्म्ड इन एनी ऑर्गेनिज्म इज बाय व्हाट? इज बाय सेल। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं, क्योंकि मैंने बोला कि बहुत सिंपल वे में समझेंगे, मैं अगर आपसे पूछूं कि आपकी बॉडी में फूड को डाइजेस्ट करने से लेकर, न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करने से लेकर, न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करने से लेकर, हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने तक और बॉडी से वेस्ट को बाहर करने तक की जिम्मेदारी किसने ली है? सेल ने। ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? ब्लड करता है। ब्लड में क्या सेल नहीं है? बिल्कुल है ना। बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ है। अगर मैं कहूंगा हमारी पूरी बॉडी सेल की बनी हुई बच्चों, आंख सेल का बना हुआ है, हाथ में सेल है, स्किन में सेल है, टंग में सेल है, ब्रेन में नर्व सेल्स है, एवरीवेयर देयर इज अ सेल। तो हर काम को परफॉर्म कौन करेगा? सेल ही परफॉर्म करेगा ना। इसीलिए मैंने कहा कि सेल को हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मींस व्हाट? ये स्ट्रक्चरल भी है, स्ट्रक्चरल भी है, और इतना ही नहीं, ये हमारी क्या है? फंक्शनल यूनिट है। क्या है? फंक्शनल यूनिट है। मींस ऑल द फंक्शंस विल बी परफॉर्म्ड बाय सेल। वैसे हम इसे कहते हैं मेटाबॉलिक फंक्शन। मैं आगे आपको बताऊंगा मेटाबॉलिक, कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक, बहुत कुछ है जानने को। चलो, इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ यहां पे? बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, और बायोलॉजी का मतलब क्या होता है कि हम बायो यानी लाइफ के बारे में, बायो का मतलब क्या हुआ? लाइफ के बारे में, और लोजी वर्ड आया है कहां से? लोगस से, और लोगस का मतलब क्या होता है? स्टडी। क्या होता है? स्टडी। यानी हम यहां किसकी स्टडी करेंगे? यहां हम लाइफ की स्टडी करने जा रहे हैं, और इसीलिए से हिंदी में जीव विज्ञान के नाम से जाना जाता है। ओके, सो स्टडी ऑफ लाइफ, जहां हम लाइफ की स्टडी करते हैं बच्चों, उसी को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। अब देखो, बायोलॉजी तो बहुत बड़ा टर्म है सर, क्योंकि दुनिया में इतने जीव हैं कि हमें खुद ही नहीं पता कितने जीव हैं। हमने दुनिया के मोस्ट ऑफ द जीव को तभी एक्सप्लोर ही नहीं किया है। हमने डीप सी क्रिएचर को एक्सप्लोर नहीं किया है। हमने और ना जाने कितने क्रिएचर्स है जिसके बारे में हमें कुछ पता भी नहीं है। बट फिर भी जितना पता है उतने के बारे में कुछ ना कुछ हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे।
बायोलॉजी टर्म आपको क्लियर हो गया। अब क्या है स्कोप ऑफ द बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं, इट कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ द टॉपिक। कोई भी इंसान बायो पढ़ेगा ना बच्चों, तो वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म के बारे में जरूर समझेगा। चाहे आप लाइफ प्रोसेस ही देख लो क्लास 10 का, चाहे आप रिप्रोडक्शन पढ़ लो, चाहे आप कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पढ़ लो, पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर और फंक्शन ही तो हम देखते हैं उसके अंदर। उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हम जानेंगे, जब भी बायोलॉजी पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को भी हम जानेंगे। और क्या हमें पता चलेगा, फंक्शन एंड क्लासिफिकेशन। देखो दुनिया में इतने जीव है ना बच्चों कि अगर हम उसे क्लासीफाई नहीं करेंगे तो उनके बारे में हम अच्छे से स्टडी नहीं कर पाएंगे, है ना। मैं अगर आपसे कहूँ कि मैं एक छोटा सा दुकान भी खोल लूँ, अगर मैं वहाँ चीज़ों को अच्छे से क्लासीफाई करके ना रखूँ कि सोप अलग जगह है, शैम्पू अलग जगह है, जो परफ्यूम्स है वो अलग जगह है, मेडिकेटेड जो मटेरियल जनरल में रख रहा हूँ वो मैंने अलग जगह रखा हुआ है, अगर मैं उसे क्लासीफाई नहीं करूँगा तो उसकी स्टडी मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगी। ओके नाउ, फिर इंट्रैक्शन विद द एनवायरनमेंट, यानी जो लाइफ है, जो जीव है, वो कैसे इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, एडेप्टेशन, हैबिटेशन, बहुत सारे टॉपिक्स है इसके अंदर। और हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स। आप पैनिक मत होना, सेल के अंदर सब कुछ नहीं है। मैंने बोला बायोलॉजी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब भी आप जीवन में बायोलॉजी पढ़ोगे ना, बिकॉज आप जान लो अब से बायोलॉजी आपकी स्टार्ट हो चुकी है और आपको 9 में बहुत अच्छे से बायो पढ़ना है, 10 में बहुत अच्छे से बायो पढ़ना है, ताकि 11 एंड 12 में बहुत अच्छा फाउंडेशन जनरेट हो जाए आपका। और जिस बच्चे की बुनियाद बहुत वीक हो जाती है ना, उसके बाद उसको बहुत दिक्कत झेलना पड़ता है। इसलिए 9 एंड 10 में इस तरीके से पढ़ना है कि एक एक चीज पे बहुत बेसिक लेवल पे कमांड बन जाए, ताकि जब सीनियर क्लास में जाए तो आप मुझे जरूर याद करो कि सर ने मुझे पढ़ाया था यार, तो मेरा बेसिक बहुत तगड़ा हो गया था। चलो ठीक है नाउ, तो यहां तक सबको क्लियर हो गया, इसमें कहीं कोई इशू। फंडामेंटल क्यों बोला हमने, बिकॉज ये क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल है। सारे काम कौन करता है, सेल करता है। हमारी बॉडी बनी भी किसकी है, सेल की बनी हुई है। फिर मैंने बोला बायोलॉजी वर्ड कहां से आया, दो चीजें हो गई, एक तो बायो और दूसरा लोगस, यानी स्टडी ऑफ लाइफ की बात करता हूं मैं यहां पे। ओके नाउ, अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, समझते हैं। देखो बच्चों, बायोलॉजी को बहुत सारी कैटेगरी में बांट के हम समझ सकते हैं। मैंने यहां कुछ कैटेगरीज बना दी है, जैसे स्टडी ऑफ प्लांट को बच्चों हम लोग कहते हैं बोटनी। क्या बोलते हैं, बोटनी। बोटनी मतलब क्या, स्टडी ऑफ प्लांट्स, जहां हम पेड़ पौधों के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, फिर मैं जब जूलॉजी की बात करूंगा तो जूलॉजी का मतलब क्या हो गया, स्टडी ऑफ एनिमल्स हो गया। मैंने आपको क्या बोला, मुझे देखो अच्छे से पता है बच्चों कि क्लास 8 से बच्चे जब 9 में आते हैं ना, उनके लिए सब कुछ एक बार बहुत ही अलग हो जाता है 9 में। तो एकदम उनको इस तरीके से पढ़ाना है कि वो कनेक्ट कर सके कि यार ये सब कुछ मैं समझ सकता हूं, मेरे बस से बाहर की चीजें तो नहीं लग रही कहीं से भी। माइक्रोबायोलॉजी, ये आपने क्लास 8 में पढ़ा हुआ। माइक्रो मतलब वेरी स्मॉल, विच कैन नॉट बी सीन बाय आवर नेकेड आईज, द चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो माइक्रोबायोलॉजी मतलब जहां हम बहुत छोटे छोटे जीवों के बारे में स्टडी करेंगे, दैट इज व्हाट माइक्रोबायोलॉजी। ओके, फिर क्या, इकोलॉजी, जहां पे हम इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। फिर हमारे पास है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स यानी हमारा रूप रंग कैसा है, व्हाट काइंड ऑफ द कैरेक्टर वी गेट फ्रॉम द फादर, व्हाट काइंड ऑफ द कैरेक्टर वी गेट फ्रॉम द मदर, मीन्स हमें किस तरह के गुण मम्मी से मिले हैं, पापा से मिले हैं। हर जीव के बारे में जानेंगे, हमारे बाल कैसे होते हैं, हमारा आँख क्या है, नाक क्या है, इसके कलर ब्राउन ही क्यों हो रहे हैं या किसी के ब्लैक ही क्यों हैं, हाइट, ये सारे टॉपिक्स जेनेटिक्स के अंदर आते हैं। आपका रूप रंग हुलिया, ये सब जेनेटिक्स डिसाइड करता है बच्चों, तो उसकी स्टडी को हमने क्या बोला है, जेनेटिक्स। ओके नाउ, फिर हमारे पास है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मतलब क्या हो गया, बेसिकली ऑर्गेनिज्म की शारीरिक रूप रंग के बारे में हम लोग जहां बात करेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, दैट इज फिजियोलॉजी। ओके, तो ये अलग अलग तरह की क्या हो गई, स्टडी हो गई। एक बार आप देख लो बहुत अच्छे से, बोटनी स्टडी ऑफ प्लांट, जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स, माइक्रोबायोलॉजी जहां हम छोटे छोटे जीवों के बारे में स्टडी करेंगे, इकोलॉजी जहां हम इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करेंगे, जेनेटिक्स जहां हम कौन कौन से गुण, डीएनए सुना होगा आपने, जीन्स, इन सब के बारे में पढ़ने वाले। ओके, फिजियोलॉजी में जहां हम बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। अब जरा ध्यान से समझिएगा बच्चों, अभी तक तो हमें क्या क्या समझ में आया, हमें समझ में आया यार बायोलॉजी का मतलब सर ने बताया स्टडी ऑफ लाइफ। फिर सर ने बोला फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हम सेल को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सेल को, बिकॉज पूरी बॉडी बनी भी सेल की थी और सारे काम करने वाला भी कौन था, सेल था। फिर सर ने बता दिया कि यार बच्चों बायोलॉजी में इतने सारे ब्रांचेज हैं, इन सबको पढ़ना पड़ता है हमें जीवन में, है ना। कुछ तो क्लास 9 में पढ़ेंगे, कुछ तो क्लास 10 में पढ़ेंगे, कुछ सीनियर क्लासेस के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, देखो मैं पहले ही बोल चुका हूँ बच्चों, अब प्लीज मेरे क्लासेस को ना बहुत ज़्यादा ये मत समझना कि सिर्फ एनसीईआरटी के लिखे हुए मैं वर्ड्स पढ़ाऊँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा मैं आपको हर वो एक चीज़ कनेक्ट करके बताऊँ जो आपको आगे चल के बहुत काम आएगा। ठीक है ना, तो सिर्फ अभी के लिए नहीं पढ़ना है, अभी से लेकर आगे तक के लिए बहुत अच्छे से अपने आप को तैयार कर लेना है। ठीक है,
जैसे मैंने आपको बोटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इकोलॉजी, जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे क्या है हमारे पास, ध्यान से जरा देखते हैं। फेमस बायोलॉजिस्ट एंड देयर बुक्स। देखो बच्चों, बायोलॉजी की बात करेंगे और कौन कौन से बायोलॉजिस्ट रहे हैं, उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, अगर नहीं जानेंगे तो क्या फायदा, है ना। सो फेमस बायोलॉजिस्ट की मैं बात करूं तो सबसे पहले आते हैं एरिस्टोटल। अरस्तु के नाम से आप इसे हिंदी में जानते होगे, नहीं जानते तो जान लीजिएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज अपने अकॉर्डिंग आप लिखते चलिएगा, ठीक है। एरिस्टोटल, जिन्हें हम अरस्तु के नाम से जानते हैं, आज से 2500 साल पहले इस इंसान ने रिसर्च स्टार्ट की थी। आज से 2500 साल पहले। अब आप समझिए कि उस समय इनका विजन किस लेवल का रहा होगा, है ना। तो इन्हें हम आज के टाइम पे कहते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी, बिकॉज इन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च किया था जीवों के ऊपर, स्पेशली प्लांट्स के ऊपर। इसीलिए इनकी कुछ फेमस किताबें हैं, जैसे एक तो फेमस किताब हो गया हिस्टोरिया एनिमेलिया, बहुत ही फेमस बुक है इनकी। अच्छा, इनकी एक और बुक है, मैं आपको बता देता हूं। इनकी एक और बुक है बच्चों, याद रखिएगा आप लोग, डी पार्टिबस एनिमेलियम, ठीक है। थोड़ा सा नाम आपको अजीब लगेगा, बट आप अच्छे से इनको लिख लीजिएगा, आपको बहुत काम देगा। एनिमेलियम, मैं आपको ऑलरेडी बहुत ही हायर लेवल की चीजें आपको ऐड करके बता रहा हूं। एक तो हो गया क्या, हिस्टोरिया एनिमेलिया, इनकी एक बुक हो गई, ठीक है, जहां पे इन्होंने हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स के बारे में बहुत कुछ बताया हुआ है। और दूसरा है डी पार्टिबस एनिमेलियम, यहां पे ना इन्होंने एनिमल की बॉडी के बारे में बताया था, पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल के बारे में बताया है, ठीक है। ये एक्चुअली लैटिन वर्ड है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। एक तो हो गया डी पार्टिबस एनिमेलियम और एक हो गया कौन सा, हिस्टोरिया एनिमेलिया। दीज आर द बुक्स रिटन बाय एरिस्टोटल, ठीक है, एंड ही इज नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी। ओके, नाउ आगे बढ़ूं मैं, चलो ध्यान से सुनते जरा। सेकंड हमारे पास है, थोड़ा इधर उधर स्लाइड हो गया है, नाम है उनका कैरोलस लीनियस। बहुत सिंपल वर्ड में इन्हें हम आज के टाइम पे कार्ल लीनियस के नाम से जानते हैं। वैसे बहुत फेमस है, मैं भी आपको बताऊंगा। कार्ल लीनियस को हम फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहते हैं, ठीक है। टेक्सोनॉमी मतलब क्लासिफिकेशन। इन्होंने सबसे पहले ऑर्गेनिज्म या किंगडम को क्लासिफाई किया था, ठीक है। इन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्या किया था, क्लासिफाई किया था, ठीक है। तो इसीलिए हम इन्हें कहते हैं फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। इनकी भी दो बहुत फेमस किताब है, एक है सिस्टमा नेचर और दूसरा है स्पेसीज प्लांटरम। तो ये दो फेमस किताबें इन्होंने लिखी हुई है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, आर.एच. विटकर। आर.एच. विटकर और भी फेमस है, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी इन्हें कहते हैं, भी मैं बताऊंगा इनके बारे में। इन्होंने किंगडम को 5 हिस्सों में बांटा था, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगी, प्लांटेई और एनिमेलिया। ओके, कौन थे ये थे आर.एच. विटकर, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहते हैं। इन्होंने ही न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ द किंगडम ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया था, ठीक है। ये इनकी फेमस बुक है, याद रखिएगा इन सारी चीजों को। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के बारे में बताया था कि किस तरीके से कोई ऑर्गेनिज्म एवोल्यूएट होता है, हम सब किस तरीके से हमारा एवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में, और उनके ऊपर उन्होंने किताब लिखी थी द ऑरिजिन ऑफ अ स्पीसीज, ठीक है। ये बहुत ही फेमस बुक है इनकी। फिर है कौन, ग्रेगर जॉन मेंडल, नाम है इनका पूरा, ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से हम लोग आज के समय जानते हैं। और इन्होंने भी अपनी एक किताब लिखी थी प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, और ये क्लास 10 में आपको पढ़ना होगा। पी प्लांट की रिसर्च के बारे में ये बताते थे, ठीक है। नाउ ये कुछ फेमस नाम हो गए, अब इनके बारे में थोड़ा अलग तरीके से मैं जरा आपको बताता हूँ, जरा समझिए। नाउ यहां मैंने थोड़ा स्पेस बनाया हुआ है, देखो बच्चों। सबसे पहली बात आपको मैं समझा दूं कि सबसे पहला टर्म होता है दैट इज द किंगडम। किंगडम मतलब कोई भी जीव जगत, ठीक है, जितने भी जीव हैं उसको हमने क्या बोल दिया, किंगडम। क्या बोल दिया, किंगडम बोल दिया। ओके, अब मैं बता दूं कि जब हम किंगडम की बात करेंगे ना बच्चों, तो इन जीवों को सबसे पहले हमने कितने हिस्सों में बांटा, 2 हिस्सों में बांटा। कितने हिस्सों में बांटा, 2 हिस्सों में बांटा। किसने बांटा जीवों को 2 हिस्सों में, कौन थे बांटने वाले, बांटने वाले थे बच्चों कार्ल लीनियस। कार्ल लीनियस, ओके। तो कार्ल, जिन्हें मैंने कैरोलस लीनियस बोला था, कार्ल लीनियस ने ही जीवों को 2 हिस्सों में बांटा था। बोला भाई अगर अच्छे से स्टडी करनी है तो हमें इसे क्लासिफाई करना पड़ेगा। उन्होंने 2 हिस्सों में क्लासिफाई कर दिया किंगडम को, इसीलिए इन्हें हमने कहा था फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। क्या कहा था, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी नाम दिया था। ओके, नाउ देखो बच्चों,
तो हमने इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा। ओके नाउ अब आगे जरा समझते हैं कार्ल लिनियस ने आखिर सर कौन से दो हिस्सों में बांटा जीवों को। कार्ल लिनियस ने बच्चों जीवों को बांटा, पहला प्लांट में, किसमें बांटा, प्लांट में, और दूसरा किसमें बांटा, एनिमल में। किसमें, एनिमल में, एनिमेलिया, प्लांटेई और एनिमेलिया, दो किंगडम में जीवों को बांट दिया। और हमने जैसे देखा भाई इन्होंने दो कैटेगरी बनाई, हमने इन्हें बोल दिया कि इन्होंने सबसे पहला क्लासिफिकेशन किया, तो हम इन्हें कहेंगे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। बट आगे चल के फिर एक और आते हैं जिनका नाम था आर.एच. विटकर। क्या नाम था, आर.एच. विटकर। उन्होंने किंगडम को बोला भैया दो हिस्सों में नहीं बांटेंगे, मैं उसे दो से ज्यादा हिस्सों में बांटूंगा। अब ये कौन कौन से हिस्से हैं जरा समझ लेते हैं। तो इन्होंने जीवों को दो से ज्यादा हिस्सों में बांटा, और वो कौन कौन से हिस्से थे बच्चों। सबसे पहला बोला कि भैया मैं सबसे पहले लिखूंगा प्लांटेई। चलो मैं सबसे पहले प्लांटेई से नहीं चलता हूं, मैं सबसे पहले बांटता हूं दैट इज मोनेरा, मोनेरा। ओके मोनेरा। दूसरा क्या बनाया इन्होंने, प्रोटेस्टा। क्या बनाया, प्रोटेस्टा, प्रोटेस्टा। तीसरा क्या था, तीसरा था बच्चों फंगी, ठीक है, फंगाई कह लो, फंगस की कैटेगरी। फोर्थ था हमारा प्लांटेई। क्या था, प्लांटेई। और फिफ्थ था बच्चों हमारा एनीमेलिया। क्या था, एनीमेलिया। बात समझ में आ गया। तो आर.एच. विटकर ने, मैं नाम बता देता हूं, वैसे आप पीछे स्लाइड करोगे तो आपको दिख जाएगा आर.एच. विटकर। यहां पे आपको कहीं ना कहीं मैं दिखाता हूं, देखो आर.एच. विटकर है ना। आर.एच. विटकर वही थे जिन्होंने जीवों को कितने हिस्से में बांटा, 5 किंगडम में क्लासिफाई कर दिया। ओके तो आर.एच. विटकर ने क्या किया, जीवों को 5 हिस्सों में बांट दिया। क्या क्या हिस्सा था वो, फटाफट आप रिकॉल करिए, क्या क्या था वो, मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंगी था, प्लांटी था, और क्या था, एनीमेलिया। क्या था, एनीमेलिया। अब मैं जरा थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जरा आपको बता देता हूं। देखो समझो मेरी बात, कोई भी चीज ना बच्चों बहुत जीरो लेवल से स्टार्ट होती है, बहुत जीरो लेवल से। जीव भी बहुत ही जीरो लेवल से स्टार्ट हुए हैं, और उसमें से सबसे पहला लेवल जो है ना बच्चों वो है मोनेरा। क्या है, मोनेरा। अब मोनेरा की मैं बात करूं अगर, तो मोनेरा होता है बच्चों यूनिसेलुलर। क्या होता है, यूनिसेलुलर, सिंगल सेल का जीव है। लेकिन पता है जब आप क्लास 9 अभी पढ़ोगे ना तो आप बहुत कुछ सीखने जा रहे हो। इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला है कि मेरे तरीके से पढ़ोगे, और या मेरा कंटेंट जब आप देखोगे ना पूरा, जब मैं डाल दूंगा सेल चैप्टर का, आप कसम से मैं बता रहा हूं आप उस तरह का कंटेंट देख नहीं पाओगे कहीं पे। जिस लेवल का मैं वीडियो डाल रहा हूं या जिस लेवल का मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, मैं एज इट इज एनसीईआरटी उठा के लाइन टू लाइन मैं नहीं करा रहा हूं। मैं हर एक पॉइंट के डेप्थ तक मैं जाऊंगा, उसे रिलेट करूंगा, और एक्स्ट्रा क्या ऐड हो सकता है मैं सिर्फ नॉलेजेबल पर्पस के लिए ही बता रहा हूं कि आप जितना अच्छा हो सके उतना हो सके गेन करो, सीखो चीजों को, कॉम्पिटिटिव वे में समझो। पहला तो हो गया क्या, यूनिसेलुलर होता है। दूसरा क्या हो गया बच्चों, दूसरा क्या हो गया कि मोनेरा जो है ना वो बहुत प्रिमिटिव सेल है, बहुत प्रिमिटिव। और प्रिमिटिव सेल को ना मैं आम भाषा में कहता हूं प्रोकैरियोटिक। क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक। अभी आपके मन में आ रहा होगा अक्सर ये प्रोकैरियोटिक क्या होता है, सब सीखोगे आप, टेंशन मत लो, ठीक है। पहला तो हो गया यूनिसेलुलर होता है बच्चों, फिर मैंने बोला ये प्रोकैरियोटिक होता है बच्चों। अब जैसे एग्जांपल मैं बता देता हूं, जैसे बैक्टीरिया ले लो, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया हमारा क्या है बच्चों, बैक्टीरिया हमारा है मोनेरा की कैटेगरी में। किसकी कैटेगरी में, मोनेरा की कैटेगरी में आ जाता है। फिर थोड़ा एडवांस करें अब सेल को, अभी बहुत प्रिमिटिव था ना, अब थोड़ा एडवांस कर लेते हैं। थोड़ा एडवांस कर दूंगा ना मैं बच्चों, तो ये भी हमारा आ जाएगा प्रोटिस्टा में। किस में आ जाएगा, प्रोटिस्टा में आ जाएगा। ओके नाउ अब मैंने थोड़ा एडवांस कर दिया, तो प्रोटिस्टा की कैटेगरी में हमारा ये भी यूनिसेलुलर है तो ये भी यूनिसेलुलर बच्चों। लेकिन ध्यान रखना ये प्रोकैरियोटिक नहीं है, ये यूकैरियोटिक है। क्या है ये यूकैरियोटिक सेल होते हैं। कैसे सेल होते हैं, यूकैरियोटिक सेल होते हैं। कौन से सेल होते हैं, यूकैरियोटिक सेल होते हैं। यूकैरियोटिक मतलब सर वो प्रिमिटिव था, ये एडवांस है, उससे तो ज्यादा डेवलप है, समझे, इसलिए ये क्या है, यूकैरियोटिक सेल। जैसे कि सर कुछ नाम बता दीजिए। लो ना बच्चों, ये है जैसे कि अमीबा, ये तो सुना ही होगा, ऐसा कोई बच्चा नहीं होता भैया साइंस पढ़ने वाला जिसको अमीबा के बारे में ना पता हो। अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, पैरामीशियम हो गया,
युगलीना हो गया, ये सब क्या है हमारे, ये सब है हमारे प्रोटिस्टा की कैटेगरीज में। तो मोनेरा क्या था, बहुत प्रिमिटिव सेल, प्रोकैरियोटिक। हमारा प्रोटिस्टा क्या था, यूकैरियोटिक डेवलप सेल था वो, बट इसमें भी यूनिसेलुलर है, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज विच वन, द नेक्स्ट इज अगेन फंगी। अब फंगस में तो आप सब जानते होंगे, फंगस में हमारा मशरूम आ जाता है बच्चों। अब ये और डेवलप हो गया, अब ये यूनिसेल नहीं है, अब ये मल्टी सेलुलर हो गया। मैं लिख ही देता हूं, बेहतर रहेगा, ठीक है ना। ये क्या हो गया, ये हमारा मल्टी सेलुलर हो गया, मल्टी सेलुलर हो गया, ठीक है, मल्टी सेलुलर हो गया। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये सिंपल ऑर्गेनिज्म है, ये सिंपल ऑर्गेनिज्म है। हम लोग कॉम्प्लेक्स है ना, हम लोग मल्टी सेलुलर में क्या है, कॉम्प्लेक्स है। हमारे पास रिस्पिरेटरी सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन है, नर्वस सिस्टम है, कितने सारे तो हमारे पास जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में स्ट्रक्चर बने हुए हैं, है ना। तो फंगस की मैं बात करूं तो फंगस में क्या आ जाएगा, मशरूम आ जाएगा। फंगस में क्या आ जाएगा, मशरूम आ जाएगा। और आप क्या ले सकते हो, राइजोपस ले सकते हो, ब्रेड मॉड ले सकते हो, ईस्ट लिख सकते हो। ईस्ट तो जानते ही होंगे, आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ईस्ट हो गया, ये सब हमारे क्या है बच्चों, ये फंगस की कैटेगरीज में आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं लिखूं बच्चों, तो नेक्स्ट हमारी कैटेगरी कौन सी है, नेक्स्ट है हमारा प्लांटेई। कौन है, प्लांटेई। अब प्लांट में क्या क्या आ जाएगा, आप सब जानते हो, ऑल प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स है ना बच्चों, ये सब किस में आ जाएंगे, हमारे प्लांटे में, ऑल प्लांट्स, ठीक है, ऑल प्लांट्स, ये किस में आ जाएंगे, प्लांटे में, ठीक है, ऑल प्लांट्स, ओके। एनिमेलिया में क्या आ जाएगा, ऑल एनिमल्स लिख लो, जितने भी एनिमल्स है ना बच्चों, सब किस में आ जाएंगे, एनिमेलिया में। हम सब एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं, हम सब एनिमेलिया है। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपको ये सेट हो गया कि भाई किंगडम था, जितने भी दुनिया में जीव हैं सबको हमने क्या बोला, किंगडम बोला। अब इस किंगडम को हमने कितने हिस्सों में बांटा, 2 हिस्सों में। मैंने नहीं बांटा, किसने बांटा, कार्ल लिनियस ने। इसलिए हम उन्हें बोलते हैं क्या, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। उन्होंने बोला भाई मैं 2 हिस्सों में बांट रहा हूं, पहला हिस्सा हमारा प्लांटेई, दूसरा हिस्सा क्या, एनिमेलिया। आगे चल के बात बिगड़ गई कि यार सिर्फ 2 हिस्सों में रखता हूं तो फिर हमारे पास बहुत सारी स्टडी में लेंदी हो जा रहा है सब कुछ। तो आगे चल के क्या हुआ, आर एच विटकर ने बोला भाई देखो 2 हिस्सों से काम नहीं चलेगा, उसे थोड़ा और हम एक्सपैंड कर देते हैं। तो उसे हमने बांट दिया 5 हिस्सों में। किसने बांटा, आर एच विटकर ने। इसलिए हमने आर एच विटकर को क्या बोला था, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। देखो, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहते हैं इनको। अब मैंने आपको बोला कि कौन कौन से थे वो 5 हिस्से। पहला था मोनेरा, मोनेरा यानी बहुत पुराना प्रिमिटिव सेल। फिर कौन था, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा यानी डेवलप सेल, ठीक है, और ये भी दोनों यूनिसेलुलर हैं। फंगस हो गया, प्लांटेई हो गया, और कौन हो गया, एनिमेलिया। ओके, नाउ मूव ऑन अहेड। अब देखो मैं आगे क्या है हमारे पास। देखो बच्चों, सबसे पहली बात, बहुत तरह के सेल है हमारे पास, कुछ तो लॉन्गेस्ट सेल है। सबसे लॉन्गेस्ट सेल किसको कहा जाता है, नर्व सेल को। किसको कहते हैं, नर्व सेल को, ब्रेन में होता है, इसके बारे में बहुत कुछ पता चलेगा आपको। फिर लार्जेस्ट सेल कौन है हमारा, ऑस्ट्रिच एग हो गया। स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल कौन है, स्पर्म सेल हो गया। लार्जेस्ट ह्यूमन सेल कौन सा है, एग, फीमेल गैमेट जिसको हम कहते हैं, है ना, एग सेल हो गए। और स्मॉलेस्ट सेल अगर मैं कहता हूं किसी भी यूनिवर्स में, हमारे यूनिवर्स में स्मॉलेस्ट सेल कौन है, माइकोप्लाज्मा। इसको ना बहुत सारे लोग पीपीएलओ के भी नाम से जानते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो माइकोप्लाज्मा नाम है इनका। और फिर कौन है हमारे पास, फास्टेस्ट ग्रोइंग सेल, इसको कैंसर सेल भी कहते हैं। कैंसर का मतलब क्या होता है, अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन। जब किसी भी बॉडी पार्ट में सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड वे में हो जाता है ना, तो हम बोलते हैं कि उसे क्या हो गया है, कैंसर। तो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेल कौन से सेल होते हैं, कैंसर के सेल होते हैं। फिर पावर हाउस सेल किसे कहते हैं, देखो पावर हाउस ऑफ द सेल नहीं कि आप माइटोकॉन्ड्रिया बोल दोगे, मैंने बोला पावर हाउस सेल कौन से हैं, ऐसे सेल जहां पे एनर्जी की जरूरत सबसे ज्यादा, जैसे कि मसल सेल्स है ना, मसल्स के सेल्स को क्या बोलते हैं, पावर हाउस सेल कहा जाता है, बिकॉज यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज्यादा है, एनर्जी सबसे ज्यादा बनती है। ओके, फ्लैट सेल, चिपटा सेल कौन है हमारा, स्किन सेल फ्लैट सेल में आ जाता है। फिर है राउंड सेल, आरबीसी को कहते हैं। फ्लेक्सिबल सेल कौन सा है हमारा, आरबीसी ही है, आप डायग्राम में भी साथ साथ में देख रहे होंगे। लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी किसको बोलते हैं, मोनोसाइट को। कोई पूछ दे कि यार टीचर ने आपको लार्जेस्ट बताया, स्मॉलेस्ट नहीं बताया क्या, स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी कौन सा है, स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी कौन सा है, आप जरूर कमेंट करिएगा, मैं आपको बताता हूं, एल से नाम है उसका, वैसे मैं लिख ही देता हूं, लिम्फोसाइट। क्या नाम है, लिम्फोसाइट हमारा स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी बच्चों। फिर फोटोसिंथेटिक सेल किसको बोलते हैं, लीफ के सेल को, जिसको मेसोफाइल सेल भी कहा जाता है। स्टोरेज सेल कौन है, जो फूड को स्टोर करेगा प्लांट में, उसे बोलते हैं पैरेनकाइमेटिक सेल, पैरेनकाइमा सेल के नाम से भी हम जानते हैं। फिर रिप्रोडक्टिव सेल कौन से हमारे, स्पर्म सेल, एग सेल हो गए।
प्रोटेक्टिव सेल कौन है? स्किन के सेल हो गए, प्रोटेक्टिव है, आउटर इन्वायरमेंट्स में प्रोटेक्ट करते हैं। इन अंदर प्रोटेक्शन के लिए कौन काम आता है? हमारा WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पुसल जिसको कहते हैं। चलिए आगे बढ़ूं मैं। ओके नाउ अब आता हूं मैं इंट्रोडक्शन पे। मैंने अभी तक आपको बायोलॉजी की बहुत बेसिक बातें मैंने आपको समझा दी बच्चों, ठीक है। देखो मैं जितना ज़्यादा हो सके मैं उतना ज़्यादा आपको समझाने की कोशिश करूंगा, वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। आप वहां से बैठे बैठे ये मान के चलिए कि आप क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं। तो आप जितनी भी क्वेरीज होगी आप प्लीज़ मुझे डाउट में कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछो, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। मैं रिप्लाई कर भी रहा हूं बहुत बच्चों को, मैं आपको भी रिप्लाई करूंगा। जो भी क्वेरी है आप बिंदास होकर डाल दीजिए, टेंशन मत लीजिए। मैं या तो उसे अगले वीडियो में कवर कर दूंगा या मैं आपकी क्वेरी वहीं कमेंट सेक्शन में सॉर्ट आउट कर दूंगा। ओके सो इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है। अ सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आप तो पहले पढ़ चुके हैं इसको कि पूरी बॉडी सेल की बनी है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ व्हाट? सेल। भैया हम सब किसके बने हैं? सेल के बने हैं। दुनिया में जितने जीव हैं किसके बने हैं? सेल के बने हैं। सेल की खोज सबसे पहले किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 में। मैं बता दूं कि रॉबर्ट हुक ने जो सेल ढूंढा था वो एक लिविंग सेल नहीं था बच्चों, वो एक डेड सेल था। कैसा सेल था? डेड सेल था। कहां ढूंढा था? बार्क ऑफ द ट्री में। बार्क ऑफ द ट्री में, बार्क ऑफ ट्री में, पेड़ के छाल में। और मैं बता दूं कि इन्होंने जो डेड सेल देखा था उसके लिए इन्होंने खुद से एक माइक्रोस्कोप डेवलप किया था। आज के टाइम पे हम उसे कह देते हैं प्रीमिटिव माइक्रोस्कोप। प्रीमिटिव माइक्रोस्कोप। प्रीमिटिव माइक्रोस्कोप के जरिए इन्होंने सबसे पहले सेल को देखा था पेड़ के छाल में, और क्या कहा था कि ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है इसके अंदर, यानी माइक्रोस्कोप से जो उन्हें स्ट्रक्चर दिखा था, उस स्ट्रक्चर को उन्होंने कहा था कि इट रिजेंबल्स, ये रिजेंबल करता है। किससे रिजेंबल करता है? किससे मिलता जुलता लग रहा है? रिजेंबल्स हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। रिजेंबल्स हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। किसके जैसा दिख रहा है? मधुमक्खी के छत्ते के समान दिख रहा है। समझ में आया? इसका मतलब ये कि उसमें छोटे 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 कंपार्टमेंट्स लग रहे होंगे, और उन्हीं छोटे छोटे स्मॉल कंपार्टमेंट्स को बच्चों उन्होंने क्या नाम दिया? स्मॉल कंपार्टमेंट्स को ही बोला गया क्या? सेल। क्या बोला गया? सेल। समझ में आया? तो मैंने क्या बोला कि सेल की डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। लेकिन ये भी मैंने क्लियर कर दिया भाई, लिविंग सेल नहीं था, वो डेड सेल था, है ना। कहां ढूंढा था? बार्क ऑफ द ट्री में ढूंढा था, पेड़ के छाल में ढूंढा था। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब उसने अपने माइक्रोस्कोप से ढूंढा तो बोला कैसा स्ट्रक्चर है? हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है। और ये जो हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर रिजेंबल कर रहा है, इसी को स्मॉल कंपार्टमेंट्स या सेल के नाम से उन्होंने आगे बताया। वैसे लैटिन वर्ड में सेलुला कहते हैं, फिर हम उसे आगे चल के सेल लिख देते हैं, उतना समझने की जरूरत नहीं है। देखो सो अंडर अ माइक्रोस्कोप देखा था, तो ये तो हो गया भैया, सेल की खोज करी रॉबर्ट हुक ने, ये हमने क्रेडिट उनको दे दिया, ठीक है। नाउ आगे बढ़ रहे, जरा देखो मैं आगे क्या है हमारे पास। अब अच्छी बात है, सेल की खोज हो गई। सर हम सब सेल के बने हैं? पक्का, मैं भी सेल का बना हूं, आप देख रहे हैं आप भी सेल के बने हैं, हम सब सेल के बने हैं, बहुत अच्छी बात है। बट सर एक बात बताइए, हमारा जब जन्म हुआ था हम तो बहुत छोटे थे, अभी इतने बड़े हो गए, बॉडी में नए सेल कहां से आए? आखिर कहीं से तो आए होंगे, कहीं से तो आए होंगे भाई। और एक बात बताइए सर, आपने बोला हम सब सेल से बने हुए हैं, हमारा जन्म तो गैमेट से हुआ है, मेल बॉडी से गैमेट आया, फीमेल बॉडी से गैमेट आया, फिर जायगोट बना, फिर हमारा जन्म हुआ, तो हम सब तो एक सेल से बने थे सर, हमारी बॉडी में इतने सारे सेल कहां से आ गए? कहां से आए? सोचना पड़ेगा ना, सोचेंगे तभी तो जवाब मन में आएगा। सवाल नहीं होंगे तो जवाब नहीं आने जा रहा, सिर्फ सुनोगे बस राम कथा की तरह, वैसे नहीं चलता। सुनना होगा, सवाल खड़े करने होंगे, तभी आपको कोई जवाब समझ में आएगा। सबसे पहले मैं बात कर लूं एम स्लाइडेन और टी स्वान के बारे में। एम स्लाइडेन और टी स्वान दो नाम है, ध्यान रखना। स्लाइडेन स्वान भी बहुत बार हम लोग इन्हें कहते हैं सिंपली। एक बॉटनिस्ट है, ऑब्वियस सी बात है, रिसर्च किसके ऊपर करेंगे? पेड़ पौधों के ऊपर। और एक जूलॉजिस्ट है जो एनिमल के बारे में बताते हैं। इन्होंने सबसे पहले सेल थ्योरी दी थी। क्या दी थी? सेल थ्योरी दी थी। कोई पूछे सेल थ्योरी किसने दिया था, तो सेल थ्योरी दिया था बच्चों एम स्लाइडेन और टी स्वान ने, ठीक है। सर क्या था सेल थ्योरी? इन्होंने बोला कि दुनिया में जितने भी जीव हैं, ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन द यूनिवर्स आर मेड ऑफ सेल। दुनिया में जितने जीव हैं वो किसके बने हैं? सेल की। ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल। ये बात किसने कहा? स्लाइडेन एंड स्वान ने। स्लाइडेन एंड स्वान ने कहा। बोलो बात समझ में आया? लेकिन फिर वही बात मन में आ गया, सर ठीक है हम सब सेल के बने, बट हमारी बॉडी में नए सेल आए कहां से? आखिर कौन लाया? आखिर नए सेल आते कहां से? सर बच्चों नए सेल
पुराने सेल से ही आते हैं, नए सेल पुराने सेल से आता। अब ये बात किसने कही? इस बात को भी कहने वाले कोई तो होंगे, मैं जरा दिखा देता हूं। क्या कह रहा है? द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ, यूनिट ऑफ अ स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन इन द लिविंग बीइंग। किसी भी जीव में बेसिक यूनिट हमारा कौन है? सेल है। बहुत अच्छी बात है। और दुनिया के जितने भी जीव हैं वो सेल से बने हुए हैं। अब मैं थोड़ा आगे दिखाता हूं आपको, देखो। अब आ जाते हैं रुडोल्फ विर्चॉ। यही है वो इंसान जिन्होंने सबसे पहले सेल डिवीजन थ्योरी दी थी। सेल थ्योरी नहीं, सेल थ्योरी किसने दिया है? स्लाइडेन एंड श्वान ने दिया है। सेल डिवीजन थ्योरी किसने दिया है? रुडोल्फ विर्चॉ ने। रुडोल्फ विर्चॉ ने दिया, ठीक है। ये कौन थे? ये रुडोल्फ विर्चॉ हैं, रुडोल्फ विर्चॉ, ठीक है। इन्होंने बच्चों सबसे पहले सेल डिवीजन थ्योरी दिया। क्या बोला इन्होंने? कहा ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। सर ये क्या बोल रहे हैं आप? ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला क्या होता है? अरे बाबा, इन्होंने कहा कि अ न्यू सेल विल डेवलप फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। एक नए सेल का जन्म पुराने सेल से ही होगा। अ न्यू सेल विल डेवलप फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग, मतलब सर हमारी बॉडी में जितने सेल बने होंगे वो पुराने सेल से आए, बट कैसे आए? देखो ऐसे आए। अभी ऐसे ही समझना होगा। एक सेल है, टूट के दो सेल बना रहा है, आपको दिख रहा होगा। फिर ये दो सेल फर्दर जाके अलग अलग हो गए, तो ये मदर सेल हो गई और ये डाउटर सेल हो गई। फिर ये ग्रो करेगा, फिर ये टूटेगा, फिर ये ग्रो करेगा, फिर ये टूटेगा। इस तरीके से ये कंटिन्यूटी में चलता जाएगा और धीरे धीरे एक सेल मल्टीपल सेल में बनेंगे, टिश्यू बनेगा, ऑर्गन बनेगा, बॉडी बनेगी। तो एक नए सेल का जन्म पुराने सेल से ही होता है। अ न्यू सेल विल डेवलप फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। बोलो बात समझ में आ गया? आ गया। कोई पूछे सेल थ्योरी किसने दिया था? फटाफट फटाफट बताओ। एम स्लाइडेन और टी स्वान ने। बहुत बढ़िया। कोई पूछे सेल डिवीजन थ्योरी किसने दिया था? तो वो क्या बताएंगे? रुडोल्फ विर्चॉ ने। बहुत अच्छा। नाउ सेल कम्स फ्रॉम द सेल। नाउ देखो अब मैं आगे क्या है। हमारे पास कुछ यूनिसेलुलर जीव के नाम हैं, जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, युग्लिना हो गया। ये सब कौन है? यूनिसेलुलर। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सर युग्लिना क्या होता है। कमेंट में आप मुझे बताएंगे युग्लिना का मतलब क्या है युग्लिना। मैं फिर आपको अगले वीडियो में क्लियर करूंगा। मल्टी सेलुलर क्या हो गया? मल्टी सेलुलर जो एक सेल से ज्यादा बना हुआ है, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल हो गए, हम सब हो गए मल्टी सेलुलर है। वाई सेल इज कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आपको पता ही होगा, ये तो मैंने बता दिया था कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल एंड ऑल द फंक्शंस आर परफॉर्म्ड इन द बॉडी आर व्हाट? बाय द सेल। तो ये सब क्लियर हो चुका है हमारा, ठीक है। ओके, बहुत अच्छा। नाउ अब रॉबर्ट हुक हम जान ही रहे हैं क्या किया था। फटाफट बताओ जरा मुझे, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? सेल को डिस्कवर किया था। अगर कोई पूछे कि अच्छा सर ने बोला डेड सेल रॉबर्ट हुक ने ढूंढा, फिर लिविंग सेल किसने ढूंढा? लिविंग सेल को ढूंढा था बच्चों एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल को ढूंढा था। फिर कौन है? अच्छा ये मैं बता दूं कि अगर कोई पूछे बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, तो आप वही बताओगे, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है। फिर अगर कोई पूछे रॉबर्ट ब्राउन कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन वो थे जिन्होंने सेल डिवीजन थ्योरी दी थी, सॉरी जिन्होंने न्यूक्लियस को ढूंढा था। किसको ढूंढा था? न्यूक्लियस को ढूंढा था। ओके चलो, स्लाइडेन एंड स्वान वो है जिन्होंने सेल थ्योरी प्रपोज किया था। फिर रुडोल्फ विर्चॉ वो है जिन्होंने बताया था कि अ न्यू सेल विल एग्जिस्ट फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। उसके बाद अगर कोई पूछे बच्चों कि जेई पुरकिंजे कौन है? जेई पुरकिंजे ने सबसे पहले प्रोटोप्लाज्मा वर्ड को बारे में समझाया था। और फिर कैमिलो गोल्गी है। कैमिलो गोल्गी ने सबसे पहले गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी की थी। कार्ल बेंडा, अच्छा यहां पे एक ध्यान देना जरा, कार्ल बेंडा ने ना नाम दिया है किसको? माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया है, ठीक है। बट माइटोकॉन्ड्रिया को खोजने वाले थे रिचर्ड अल्टमैन। कौन थे? रिचर्ड अल्टमैन, ठीक है। रिचर्ड अल्टमैन ने बच्चों सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा था। कब? 1890 में। 1890 में माइटोकॉन्ड्रिया को ढूंढा किसने? रिचर्ड अल्टमैन ने। और उसको 8 साल बाद नामकरण हुआ उसका। किसने नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया? कार्ल बेंडा ने। कार्ल बेंडा ने। वॉटसन एंड क्रिक कौन थे जिन्होंने सबसे पहले डीएनए के बारे में बताया था? फ्रेडरिक जोहान्स मिशर कौन थे जिन्होंने डीएनए को आइडेंटिफाई किया था? ठीक है, सबके बारे में पढ़ना है, मैं टेंशन नहीं लो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। देखो बच्चों, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आप प्लीज़ हमारे वीडियोस को लास्ट तक देखिए। अगर कहीं लगती है कि कुछ इंप्रूवमेंट की भी जरूरत है, आप हमें प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको सहयोग करें। हम आए ही इसीलिए हैं ताकि हम आपको हेल्प कर सकें, ठीक है। तो बहुत मन से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। जहाँ कहीं भी दिक्कत हो तो हम सब आप सबके साथ खड़े हैं।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो जो नीडी हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, फिर मिलेंगे।